हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक एट माय यूट्यूब चैनल। और आज का बच्चों हमारा टॉपिक है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। बेसिकली आपने कंपाउंड माइक्रोस्कोप पहले से ही देख रखा है। आपने अगर 11th क्लास में कैपिलरी का प्रैक्टिकल किया होगा तो कैपिलरी में जब हाइट ऑफ लिक्विड देखते थे या कैपिलरी की रेडियस निकालते थे उस समय हम लोग वहाँ पे कंपाउंड माइक्रोस्कोप का यूज करते थे। बेसिकली आपने बायो लैब में भी कंपाउंड माइक्रोस्कोप देखा होगा। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप का काम क्या है? काम ये है बच्चों कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप की हेल्प से हम बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स को भी देख सकते हैं। मींस जिन पार्टिकल्स को हम अपनी अनएडेड आई से, अपनी नेक्ड आई से इजीली नहीं देख सकते, उन चीजों को हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो बहुत छोटी चीजें हैं उनको देखने के लिए हम क्या करते हैं? कंपाउंड माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। अब आपके मन में आएगा यार ये बहुत छोटी चीजें हमें पहले से क्यों नहीं दिखाई देती नॉर्मल आइज से? कंपाउंड माइक्रोस्कोप लगाने के बाद ही क्यों अच्छे से हमको दिखाई देती है? तो इसका भी रीजन है, क्योंकि आपको पता है कि हर बॉडी आप पर एक आपकी आइज पर एक एंगल सबटेंड करती है। जैसे ये बॉडी है यहां पे रखी हुई है, ठीक है, तो ये आपकी आइज पर एक एंगल सबटेंड करती है। इस एंगल को बोलते हैं विजुअल एंगल। दिस इज विजुअल एंगल। तो बच्चों ये एंगल जब बड़ा हो जाता है, ये हमारी आई है, हमने इसको ई से लिख दिया, तो ये विजुअल एंगल जब बड़ा हो जाता है तो हमको वो ऑब्जेक्ट बड़ा दिखाई देता है। ऐसे ही सोचिए, अब ये आई आपने यहाँ पे फिट की और जैसे जैसे बॉडी को पास लाएंगे वो बड़ी दिखती है। क्यों? क्योंकि जैसे से पास ला रहे देखिए एंगल बढ़ता जा रहा है, ठीक है। दूर होगी ये ऑब्जेक्ट तो एंगल छोटा बनेगा। अगर यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट रख दें तो एंगल क्या बनेगा बच्चों? छोटा बनेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर पास में आती है ऑब्जेक्ट तो विजुअल एंगल उसका क्या होता जाता है? इंक्रीज होता जाता है। और विजुअल एंगल अगर इंक्रीज होता जाता है तो वो ऑब्जेक्ट हमको थोड़ा सा बड़ा दिखाई देता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो बहुत छोटे ऑब्जेक्ट हैं, भाई जैसे जैसे ऑब्जेक्ट का साइज छोटा होता जाएगा विजुअल एंगल भी छोटा होता जाएगा। तो जो बहुत छोटे ऑब्जेक्ट हैं उनको हम नॉर्मल आई से इसलिए नहीं देख पाते क्योंकि वो हमारी आईज पे बहुत स्मॉल विजुअल एंगल सबटेंड करते हैं। तो माइक्रोस्कोप लगा के उस स्मॉल एंगल को हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, विजुअल एंगल अपना बना लेते हैं। तो चलिए देखते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप किस तरीके से बनाया जाता है, कैसे ये छोटी चीज को बड़ा करके दिखाता है, मीन्स उसको मैग्नीफाई कर देता है। ये सब बातें आज हम लोग करने वाले हैं। बच्चों आपको मैं बेसिकली बता दूं कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप दो कॉन्वेक्स लेंस से मिलकर बना हुआ है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज मेड बाय टू कॉन्वेक्स लेंसेस, ठीक है। इसमें से एक ऐसा कॉन्वेक्स लेंस होता है, ठीक है, और एक कुछ ऐसा होता है। इसमें एक कॉन्वेक्स लेंस, सिंपल सी बात है कि एक कॉन्वेक्स लेंस कहां रहेगा? ऑब्जेक्ट के पास रहेगा। और एक कॉन्वेक्स लेंस ऐसा होगा जिधर से हम देखेंगे चीज को, ऑब्जेक्ट को देखेंगे। तो ऑब्जेक्ट जिस लेंस के पास रहता है उस कॉन्वेक्स लेंस को हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस। ये कौन सा है? दिस इज ऑब्जेक्टिव लेंस। और जो लेंस आंख के पास रहता है, आई के पास रहता है, उसको हम लोग आई पीस बोलते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आई पीस। है क्या बच्चों? अगर ऑब्जेक्टिव के पास हमने ये ऑब्जेक्ट रख दिया जिसको हमको देखना है, तो आपको पता होना चाहिए, जैसे इस ऑब्जेक्ट का हम अब एक नाम ले लेते हैं ए बी। सपोज करो इस ऑब्जेक्ट को हमको देखना है तो हम कहां से देखेंगे? इस साइड से देखेंगे, ठीक है। अब देखिए एक तो लाइटें जो
प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आके गिरेगी ऑब्जेक्टिव पे, वो लाइटें क्या होगी, वो टूवर्ड्स प्रिंसिपल एक्सिस बेंड होगी और उसका इमेज कहीं यहां पे बनता हो। देखो एक लाइटें तो ऐसे चली गई, ये इसके फोकस से पास होगी। आपको पता है ना जो पैरेलल लाइटें आती है वो कहां से पास होती है, फोकस से पास होती है प्रिंसिपल एक्सिस। अच्छा, एक लाइटें जो कि इसके ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी वो तो सीधे चली जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि पहले लेंस की वजह से यहां पे हमको इसकी एक इमेज मिल जाएगी ऑब्जेक्ट की, एंड दिस इमेज विल बी ए डैश एंड बी डैश। इस इमेज को हम लोग क्या बोलेंगे, ए डैश बी डैश। ठीक है, अच्छा ध्यान से देखिएगा, ये हो गया ए डैश एंड बी डैश। बच्चों आप देखिए ध्यान से, तो ये लाइट रे आगे बढ़ेगी, ये वाली जो लाइटें आई थी ये इधर जाएगी, ये लाइटें इधर से आगे बढ़ेगी। ठीक है, हमें इसकी इमेज बनानी है। ठीक है, अब जब लाइटें यहां पड़ेंगी तो अब इमेज कैसे बनाएंगे, तो हम इस इमेज को बनाने के लिए, फाइनल इमेज को बनाने के लिए आपको एक चीटिंग मेथड कह सकते हो बता रहे हैं कि पहले आप यहां से आई पीस के सेंटर को मिला लिया कीजिए हमेशा। ठीक है, और उसी को पीछे लेके चले आएंगे। जहां पे भी इमेज बनाना चाहे आप वहां पे बना सकते हैं इसमें। जैसे हमने कहा कि मान लेते हैं कि इमेज यहां पे बनती है इस जगह पे, ये हमने मान लिया फाइनल इमेज बनती है इसकी वजह से। तो जब यहां पे इमेज बनाएंगे ना बच्चों, तो अब क्या करेंगे, एक लाइट ऐसी लाएंगे ऐसे और इसको ऐसे बेंड कर देंगे, एक ऐसे लाएंगे लाइट रे, मीन्स ये लाइटें ऐसे बेंड हुई तो यहां मिलती हुई महसूस हुई, तो ये हमारी फाइनल इमेज बन गई बाई लेंस आई पीस। ठीक है, ध्यान से देखिए, तो ये जो फाइनल इमेज बनी इसको हम ए डबल डैश और बी डबल डैश कह लेते हैं। बच्चों इस लेंस के लिए ये जो ऑप्टिकल सेंटर है इसको हम ई कह देंगे, आई पीस का है, इसको हम ओ से कह देंगे। इसका मतलब अगर आप पहले ये देखें कि ये ए डैश बी डैश क्या है, और ये ए डबल डैश बी डबल डैश क्या है, तो देखिए ए डैश बी डैश जो है वो है इमेज, ए डैश बी डैश इज द इमेज बाय फर्स्ट लेंस। ठीक है, एंड ए डबल डैश बी डबल डैश इज द इमेज फ्रॉम सेकेंड लेंस। ठीक है, और जो सेकेंड लेंस है मींस ये आई पीस है। सेकेंड लेंस हमारा कौन सा है, आई पीस है, और फर्स्ट लेंस कौन सा है, ऑब्जेक्टिव है। बच्चों होता क्या है कि ये जो इमेज है इसी साइड क्यों बनी, क्योंकि हम ये मान चलते हैं कि जो ये ए डैश बी डैश पहले लेंस की इमेज है ये आईपीस के फोकस के आगे पड़ती है, मींस ये फोकस है किसका, आईपीस का। ठीक है, अब जरा आप बेसिक चीजें मान लीजिए पहले। भाई ऐसा है, मान लेते हैं कि ये ए बी का लेंस से डिस्टेंस यूओ है। यूओ मींस डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम ऑब्जेक्टिव, और लेंस से ए डैश बी डैश की जो डिस्टेंस है वो वीओ है। वीओ का मतलब डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम ऑब्जेक्टिव। सेकेंड लेंस के लिए यह कैसा काम करता है, लाइक ऑब्जेक्ट। तो सेकेंड लेंस के लिए यह डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, यूवी, और सेकेंड लेंस के लिए यह क्या बन जाएगी, इमेज बन जाएगी। इसको हमने डिस्टेंस को सपोज करो कैपिटल डी कह दिया। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिए बच्चों, डायग्राम हमारा कंप्लीट हो चुका है, और डायग्राम को कंप्लीट करने के बाद अब मैं बात करता हूं कि हमको इसकी मैग्नीफाइंग पावर कैलकुलेट करनी है। ये तो हमको दिख रहा है कि बहुत बड़ा इमेज बन गया है छोटे से ऑब्जेक्ट का, लेकिन कितना बड़ा बन गया ये तो हमको क्या होगा, उसकी मैग्नीफाइंग पावर से पता चलेगी।
अब मैग्नीफाइंग पावर निकालना है तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे यहां पे विजुअल एंगल निकालना, क्योंकि आपको पता होना चाहिए मैग्नीफाइंग पावर का फार्मूला, जो कि होता है m इज इक्वल टू मैग्नीफाइंग पावर m इज इक्वल टू बीटा अपान अल्फा। बीटा इज द एंगल सबटेंडेड बाय इमेज एट आई। अब अगर आंख आपने इस तरफ रखी थी अपनी, ठीक है, आपने आंख इधर रखी थी, तो ये वाला एंगल आपका क्या बनेगा, बीटा। एंड अल्फा इज द एंगल ऑफ ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज एट लीस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द अनएडेड आई। जब कोई ऑब्जेक्ट अनएडेड आई से लीस्ट डिस्टेंस, मींस लीस्ट डिस्टेंस कितनी होती है, अप्रॉक्स 25 सेंटीमीटर। नॉर्मल जो एक हेल्थी पर्सन होता है उसके लिए ये लीस्ट डिस्टेंस है विजन की, वो कितनी है, वो है 25 सेंटीमीटर। तो जो 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे जब ऑब्जेक्ट रखोगे तो वो जितना आई आपकी आई पे एंगल सबटेंड करेगा, जितना आपकी आंख पे एंगल बनाएगा, वो होता है अल्फा। ठीक है, अनएडेड आई का मतलब जब हमारी आंख में कोई और इंस्ट्रूमेंट हमने ऐड नहीं कर रखा। चलिए अब देखिए हम यहां पे बात करते हैं, हमको बीटा और अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी। तो चलिए अब हम बीटा की वैल्यू पहले फाइंड कर दें। देखिए बीटा इक्वल टू आपको क्या दिख रहा है, तो चूंकि ये एंगल बहुत छोटा होता है तो tan बीटा को हम बीटा के बराबर लिख लेते हैं। तो फ्रॉम ट्रायंगल ए डैश बी डैश ई, ठीक है, बीटा इज इक्वल टू आ जाएगा ए डैश बी डैश अपान ई ए डैश। ठीक है, दिस इज द वैल्यू ऑफ बीटा। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा? तो अल्फा हमने क्या बोला, विजुअल एंगल ऑफ ऑब्जेक्ट, मींस किसका, ए बी का, व्हेन इट इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस d, मींस ऑब्जेक्ट जब ए बी ऑब्जेक्ट हमारा d डिस्टेंस पे रखा हो, ठीक है, तो ये जो एंगल बनाएगा, ये एंगल, देन दिस इज कॉल्ड अल्फा। मींस अल्फा जब भी आपको निकालना होगा तो सीधा क्या निकलेगा, ए बी अपान डी। क्या निकलेगा, ए बी अपान डी। ठीक है, परपेंडिकुलर अपान बेस, क्योंकि एंगल बहुत छोटा है तो अल्फा बराबर tan अल्फा लगा दिया गया, ये समझा कीजिए। चलिए, सो मैग्नीफाइंग पावर इज, सो m इज इक्वल टू क्या आएगा, यहां से देखिए बीटा, बीटा की वैल्यू क्या है यहां पे, ये वैल्यू आई है a डैश बी डैश अपान ए बी, ओ सॉरी, अपान ई ए डैश, अपान क्या आ गई, ए डैश बी डैश अपान में ई ए डैश अपान में अल्फा। अल्फा की वैल्यू कितनी है, ए बी अपान डी। तो देखिए m इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूं, तो देखिए m इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूं, ए बी को इधर ले आओ, इसको इधर ले जाओ, मीन्स ए डैश बी डैश अपान ए बी इंटू डी अपान ई ए डैश। तो ये क्या मिलेगा, देखिए अगर मैग्नीट्यूड में मैं बात करूं तो जो नेट मैग्नीफाइंग पावर है ये किसके बराबर है, देखिए ए डैश बी डैश अपान ए बी। तो पहले लेंस के लिए ये इमेज है और ऑब्जेक्ट है, तो इमेज की लेंथ अपान ऑब्जेक्ट की लेंथ, ये क्या हो जाती है, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द लेंस। तो इसकी मैग्नीफाइंग पावर को हम MO से लिख देते हैं, तो इज इक्वल टू क्या आएगा, MO, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव। और देखिए D अपान ई डैश, देखिए D डिस्टेंस पे फाइनल इमेज बनी, अपान इसकी, तो V अपान U भी तो होता था, M इज इक्वल टू V अपान U, कुछ ऐसा हम लोग पढ़ते थे, माइनस V अपान U, जो भी है। तो अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, V, देखिए इमेज की डिस्टेंस अपान ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, तो D अपान ई ए डैश क्या हो जाएगा, इसके लिए भाई, इसके लिए ये ऑब्जेक्ट था और ये इमेज थी, तो इमेज की डिस्टेंस अपान ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, तो D अपान ई ए डैश से क्या बन जाएगी, इसकी मैग्नीफाइंग पावर बन जाएगी। तो ये मैग्नीफाइंग पावर किसकी बन जाएगी, ME
आई पीस की मैग्नीफाइंग पावर हो जाएगी। तो एक तो ये फार्मूला हमारे पास आ जाता है। अब देखिए बच्चों, आपको पता है कि ए डैश बी डैश अपान ए बी की वैल्यू क्या है? ये होती है माइनस का वी अपान यू मैग्नीफाइंग पावर। देखिए ए डैश बी डैश बराबर क्या होता था? वी अपान यू। तो वी की जगह क्या यहां पे आएगा? वी ओ। यू की जगह क्या आएगा? यू। ठीक है। अगर मैं इस लेंस के लिए बात करूं तो इसके लिए डी भी निगेटिव होगा और ई ए डैश की वैल्यू भी निगेटिव होगी। और ई ए डैश की वैल्यू है कितनी? ये है माइनस का यूओ। अगर ये दोनों वैल्यू मैं यहां पे पुट कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा? सो मैग्नीफाइंग पावर, सो एम इज इक्वल टू क्या मिलेगा यहां पे? देखिए तो ये बचा माइनस का वीओ अपान यूओ। ठीक है, यहां पे पुट कर दिया। और यहां पे डी भी माइनस का होगा जब इस लेंस के रिस्पेक्ट में बात करोगे, और ई ए डैश भी माइनस का यू ही आएगा। कहने का सेंस ये हो गया कि m इज इक्वल टू बन गया माइनस का वीओ अपान यूओ इंटू डी अपान यूई। दिस इज द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अब देखिए यहां पे कभी कभी आपसे पूछ लेते हैं व्हाट इज द लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप। तो लेंथ ऑफ द ट्यूब इज कॉल्ड लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप। और लेंथ ऑफ ट्यूब क्या होती है? ऑब्जेक्टिव और आई पीस लेंस के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो कहलाती है लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप। उसी को लेंथ ऑफ ट्यूब भी बोलते हैं। तो बच्चों यहां पे लेंथ ऑफ द ट्यूब क्या होगी? लेंथ ऑफ ट्यूब या माइक्रोस्कोप क्या होगी? तो ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस, तो क्या होगी? वीओ प्लस यूई। लेंथ ऑफ द ट्यूब विल बी वीओ प्लस यूई। अब देखिए यहां पे हमको दो केस पढ़ने, स्पेशल केस। पहला, इफ इमेज इज एट इन्फिनिटी। तो जब फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे बनेगी तो क्या होगा? सोचिए कब बन सकती है? फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे तभी बन सकती है जब जो ए डैश बी डैश है ये आई पीस के फोकस पर हो। इसका मतलब इस सिचुएशन में ए डैश बी डैश कहां होगा? एफ ई पे। जब ए डैश बी डैश एफ ई पे होगा तो ये वाली जो वैल्यू है, ठीक है, ये क्या हो जाएगी? यूई की वैल्यू जो है वो एफ ई के बराबर हो जाएगी, फोकल लेंथ ऑफ आई पीस के। तो इस सिचुएशन में यूई जो होता है वो किसके बराबर हो जाएगा? एफ ई के बराबर हो जाएगा। जब यूई की वैल्यू एफ ई के बराबर हो जाएगी तो हमको इस केस में एम कितना मिलेगा? तो m मिलेगा m इज इक्वल टू माइनस का वीओ अपान यूओ, देखिए यहां पे, और d अपान यूई। यूई की जगह क्या आ जाएगा? एफ ई। ठीक है, दिस विल बी द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द माइक्रोस्कोप। और इस समय सोचिए उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी? तो लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप ये हो जाएगी, क्या होती थी? यूओ प्लस वीओ प्लस यूई। तो देखिए वीओ ये डिस्टेंस और प्लस ये डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी? एफ ई। यूई किसके बराबर हो गया? एफ ई के। तो इस समय जो लेंथ होगी माइक्रोस्कोप की वो क्या हो जाएगी? वीओ प्लस एफ ई। ओके, अब इसके बाद हम बात करते हैं दूसरे केस की। तो व्हेन, केस नंबर 2, केस नंबर 2 क्या है? व्हेन फाइनल इमेज, व्हेन फाइनल इमेज इज एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन। जब इमेज हमारी जो है वो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन पे होगी तो देखिए क्या होगा?
इस समय अगर मैं यहाँ पे सोचूं कि फाइनल इमेज कैपिटल डी पे मिलेगी तो यहाँ पे फोकल लेंथ का फार्मूला क्या लगेगा, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो देखिए v कितना हो जाएगा, 1/, ये d हो जाएगा। लेकिन देखिए इस लेंस के लगा रहे हैं तो इधर वाली डिस्टेंस निगेटिव, उधर वाली पॉजिटिव, तो ये क्या आएगा माइनस का d माइनस 1/, ये डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस कितनी है, uv है, वो भी कैसी, माइनस की। देखिए हमारा मकसद क्या है, हम क्या करना चाह रहे हैं ये आप समझ लीजिए। हम यहां से d/ue की वैल्यू निकाल के यहां पे पुट करना चाह रहे हैं, बस इतनी सी बात है, ठीक है। तो देखिए यहां पे माइनस में प्लस हो जाएगा, इसका मतलब ये हुआ कि 1/ue इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। देखिए ये तो प्लस हो गया, तो ये पोर्शन जब उधर जाएगा तो हो जाएगा 1/fe प्लस 1/d। तो अगर हम इस इक्वेशन में d से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें मिलेगा d/ue इज इक्वल टू 1 प्लस d/fe। देखिए यहां पे d से मल्टीप्लाई करेंगे 1 बचेगा, यहां डिस करेंगे तो d/fe बचेगा। सो द मैग्नीफाइंग पावर इज, सो m इज इक्वल टू क्या मिलेगा, तो देखिए m इज इक्वल टू क्या फार्मूला हमारे पास बनना है, माइनस का VO/UO 1 प्लस d/fe। और हमारे पास फार्मूला क्या बन गया, माइनस का VO/UO 1 प्लस d/fe। इस समय जो ट्यूब की लेंथ होगी वो क्या रहेगी, वो यही रहेगी VO प्लस UO। मीन्स लेंथ ऑफ द ट्यूब अगर अभी भी निकालनी होती तो क्या आती, VO प्लस UE। लेंथ ऑफ ट्यूब क्या होगी, VO प्लस UE। VO जो लेंथ होगी वो क्या होगी, VO प्लस UV होगी, ठीक है बच्चों। ये हमारा कंपाउंड माइक्रोस्कोप का बेसिक आइडिया हो गया। नोट्स में आप इसको लिख सकते हैं, पहले आप ये पोर्शन लिखिए, फिर ये और ये उसका डायग्राम। होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी बच्चों। बच्चों कंपाउंड माइक्रोस्कोप में एक बेसिक क्वेश्चन आपसे बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि व्हाई ऑब्जेक्टिव लेंस अपर्चर इज स्मॉल एंड आई पीस अपर्चर इज लार्ज। तो देखिए ऑब्जेक्टिव लेंस का अपर्चर इसलिए स्मॉल रखते हैं क्योंकि माइक्रोस्कोप की हेल्प से हम बहुत छोटी छोटी ऑब्जेक्ट को देखते हैं। तो अगर ऑब्जेक्ट बहुत छोटी हैं और हम लार्ज अपर्चर यूज करेंगे तो छोटे ऑब्जेक्ट की जो लाइट है वो लार्ज अपर्चर में स्प्रेड होगी, जिससे कि इंटेंसिटी ऑफ द इमेज उतनी अच्छी नहीं मिलेगी। तो ज़्यादा अच्छी इंटेंसिटी की इमेज बनानी है तो हमको वेरी स्मॉल अपर्चर यूज करना होता है। कभी कभी ये भी पूछ देते हैं कि मैग्नीफाइंग पावर कैसे बढ़ाई जा सकती है। मैग्नीफाइंग पावर को ज़्यादा करने के लिए आप एक बात तो ध्यान रखिए कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्टिव के फोकस के बहुत पास होना चाहिए, ठीक है। ऑब्जेक्टिव के फोकस से आगे तो होना चाहिए बट उसके बहुत करीब होना चाहिए आगे, ठीक है। दूसरी चीज़ ये होती है कि जो ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ है वो बहुत कम होना चाहिए। जो ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ है वो क्या होना चाहिए, बहुत स्मॉल होना चाहिए। तीसरी चीज़ ये होती है कि जो आई पीस है उसका भी फोकल लेंथ कम होना चाहिए। अगर उसका फोकल लेंथ कम रखेंगे तो मैग्नीफाइंग पावर ज़्यादा मिलेगी। इसका मतलब आई पीस और ऑब्जेक्टिव दोनों के फोकल लेंथ भी कम रखने की कोशिश करते हैं। हाँ तो बच्चों जैसे अब हमारे पास एक क्वेश्चन आता है इसमें कि एक माइक्रोस्कोप दो लेंस से बनाया गया जिसमें ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ आपको 2 सेंटीमीटर गिवन है और आई पीस का फोकल लेंथ 6.25 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है। और कहा गया कि दोनों लेंसेस के बीच की दूरी मींस लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप इज 15 सेंटीमीटर। तो डी दे दिया आपको 15 सेंटीमीटर। कह रहे फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव, मीन्स हमको यूओ फाइंड करना है, ठीक है। व्हेन द इमेज इज एट इंफिनिटी और व्हेन द इमेज इज एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन। तो पहले हमको निकालना है व्हेन इमेज इज एट लीस्ट डिस्टेंस, ठीक है। और बाद में इसमें निकालना है व्हेन इमेज इज एट
इन्फिनिटी। देखिए आपको यूओ भी निकालना है और दोनों केस में एम मींस मैग्नीफाइंग पावर भी कैलकुलेट करनी है। कैसे करेंगे आइए चेक करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम देखते हैं व्हेन द इमेज इज एट लीस्ट डिस्टेंस। तो देखिए जब लीस्ट डिस्टेंस पे इमेज होती है तो हमारे पास डायग्राम कैसा होता है, कुछ इस तरीके से एक रफली डायग्राम बना लेते हैं जिससे कि हमको देखने में थोड़ी हेल्प मिल जाए। देखिए अगर इस तरह का इसमें केस में डायग्राम बनेगा उस समय ये डिस्टेंस आपको पता है कैपिटल डी होनी है। मींस जब आई पीस के लिए देखेंगे, हम पहला केस पहले सॉल्व कर रहे हैं तो हमको बच्चों वीओ बताना है, ये डिस्टेंस हमको फाइंड करनी है और एम फाइंड करना है। ठीक है, हमको बच्चों यूओ बताना है, मींस हमको ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस बतानी है और हमको एम फाइंड करना है। देखिए पहला केस हम लेते हैं तो पहले केस में व्हेन द डिस्टेंस इज एट लीस्ट डिस्टेंस, जब लीस्ट डिस्टेंस पे है तो ये तो मिल गया आपको 25 सेंटीमीटर पे इमेज। बच्चों ऐसा करते हैं, हमको ये डिस्टेंस टोटल दिया है डी, ठीक है, हम यहां पे डी तो हम जानते हैं, बच्चों इस डायग्राम में देखिए हमको डी पता है। ठीक है, हमारा काम यह है कि यूओ को फाइंड करना। तो देखिए यूओ को फाइंड करने से पहले हमको वीओ फाइंड होना चाहिए और वीओ फाइंड होने से पहले हमको ये पता होना चाहिए, तब तो हम 15 टोटल है उसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। मींस हमारा काम है पहले यूई को फाइंड करना। यूई को कैसे फाइंड करेंगे, तो देखिए फाइनल इमेज आपको पता चल गई तो फार्मूला क्या लगेगा 1/f इज इक्वल टू 1/d। देखिए इधर है तो माइनस का d माइनस 1/ue, यूई भी इस तरफ है तो माइनस का ui। तो देखिए 1/fe की वैल्यू कितनी है 6.25 माइनस का 1/25, d कितना है 25। ठीक है, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/ue। यहां से आपको क्या मिल रहा देखिए, तो ये मिल रहा है 1/ue इज इक्वल टू, तो 1/ue इज इक्वल टू 1/6.25 प्लस प्लस 1/25। ठीक है, तो 1/ue कितना आएगा, देखिए ये वैल्यू आएगी, इसको जब सॉल्व करेंगे 25 एलसीएम तो ये आएगा 4 + 1 मींस ue आएगा हमारा 5 सेंटीमीटर। देखिए जब ue आपके पास आ गया है 5 सेंटीमीटर तो इस सिचुएशन में आपके पास vo प्लस ue यही तो होता है डिस्टेंस, और ये आपको गिवन है vo, देखिए ये डिस्टेंस vo प्लस ue ये वाली डिस्टेंस, इनका सम किसके बराबर है, इनका सम है डिस्टेंस बिटवीन द लेंस, और लेंस के बीच की डिस्टेंस ये कितना गिवन है बेटा, ये गिवन है आपको 15 सेंटीमीटर। ठीक है, ये कितना गिवन है, ये गिवन है 15 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये हो गया vo प्लस ue कितना है 5 इज इक्वल टू d का मतलब 15। तो देखिए यहां से आपको vo मिल गया, कितना मिल गया 10 सेंटीमीटर। जब vo मिल गया तो आपको uo फाइंड करना कितना सिंपल हो गया, आपको पता है 1/fo इज इक्वल टू 1/vo माइनस 1/uo। ठीक है, 1/fo, fo कितना है देखिए यहां पे, fo कितना है आपके पास, तो fo है हमारे पास 2 सेंटीमीटर,
1/VO 10 माइनस 1/UO, UO कितना है पता नहीं, यही निकालना है। अच्छा तो 1/UO की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखिए इसको इधर लाए इसको उधर ले गए, तो 1/10 माइनस 1/2। आप यहाँ पे जब एलसीएम लेंगे तो 10 एलसीएम आ जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 1 माइनस 5, मीन्स यूओ की वैल्यू आ गई है माइनस का 2.5 सेंटीमीटर। यूओ कितना आ गया, माइनस का 2.5 सेंटीमीटर। सो मैग्नीफाइंग पावर भी हमको कैलकुलेट करनी थी, तो देखिए एक आंसर हमारे पास ये आ गया है, मीन्स ऑब्जेक्ट को 2.5 सेंटीमीटर दूर रखना पड़ेगा इससे इस तरफ, और मैग्नीफाइंग पावर कितना हो जाएगा, माइनस का VO अपान UO 1 प्लस D अपान FE, वैल्यू पुट कर दीजिए, तो कितना आएगा, माइनस का VO 10, UO 2.5, 1 प्लस, यहां पे सब मैग्नीट्यूड में रखेंगे, ठीक है, क्योंकि इस फार्मूला निकालते समय हमने प्लस माइनस में पहले ही रख रखा है, ठीक है। तो 1 प्लस D की वैल्यू 25 अपान FE की वैल्यू कितनी है 6.25, तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास माइनस का 4 इंटू 5 इज इक्वल टू माइनस का 20। सो मैग्नीफाइंग पावर इन दिस केस इज -20। ये तो पहला केस हो गया। अब दूसरा केस करते हैं, व्हेन इमेज इज एट इंफिनिटी, व्हेन इमेज इज एट इंफिनिटी, फाइनल इमेज इंफिनिटी पे होगी, तो देखिए उस सिचुएशन में क्या होगा भाई, उस समय आपको पता है यूई किसके बराबर हो जाता है, एफई के, तो उस समय देखिए यूई तो सीधा सीधा निकल आएगा 6.25 सेंटीमीटर। जब यूई पता चल गया तो यूई प्लस वीओ किसके बराबर है, डी, मीन्स 15 सेंटीमीटर, वो तो गिवन है, तो डी प्लस वीओ डी इज इक्वल टू वीओ प्लस यूवी, तो डी कितना है 15, वीओ प्लस यूवी 6.25, तो वीओ यहां से आ जाएगा 8.75 सेंटीमीटर। अब देखिए आपको वीओ मिल गया, आपको यूओ निकालना है, और एफओ तो आपको पहले से पता है 2 सेंटीमीटर। इट मीन्स फ्रॉम 1/FO is equal to 1/VO minus 1/UO. We have 1/FO, FO की वैल्यू 2 is equal to 1/VO 8.75 minus 1/UO. UO कितना है उस केस में देखिए जरा, तो UO ही तो हमको फाइंड करना है, देखना क्या है, तो 1/UO is equal to 1/8.75 minus 1/2। यहां पे जब आप एलसीएम लेंगे तो ये 17 एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। यहां पे जब इसको आप एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो यूओ की वैल्यू आ जाएगी, यूओ इज इक्वल टू 2 इंटू 8.75 अपान 2 माइनस 8.75। जब आप इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेंगे तो यूओ की वैल्यू अप्रॉक्स 2.59 सेंटीमीटर आती है। कितनी आती है? 2.59 सेंटीमीटर। सो यूओ की वैल्यू आ गई, ये हमारा एक आंसर आ गया। अब हमको मैग्नीफाइंग पावर भी कैलकुलेट करनी थी इस सिचुएशन में, तो मैग्नीफाइंग पावर हमारे पास कितनी आएगी? वही फार्मूला, इन्फिनिटी के लिए क्या फार्मूला भी पढ़ाया था, वीओ अपान यूओ डी अपान एफ ई, ठीक है। तो m इज इक्वल टू वीओ कितना आया है 8.75, यूओ 2.59 माइनस का, ठीक है, और d 25 अपान एफ ई कितना आया बच्चों? एफ ई यहां पे आ गया है 6.25, ठीक है। तो m की वैल्यू आएगी 13.5 माइनस का, तो m की वैल्यू क्या आ गई? 13.5। तो इस समय मैग्नीफाइंग पावर होगी 13.5। स्टूडेंट्स, आई होप आपको मेरी फिजिक्स बहुत अच्छी लग रही है, तो हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे कांटेक्ट में आके फिजिक्स सीख सकें।
ओके, थैंक यू।